हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे एजुकेशन में। आज हम उत्तराखंड पशुधन प्रसार अधिकारी की जो यूनिट वाइज टॉप 30 एमसीक्यू कर रहे थे, तो उसी के सिलसिले में आज हम यूनिट 8 के एमसीक्यू करेंगे। ठीक है। और लास्ट में कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना स्कोर बना, आपको प्रश्न कैसे लगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भ्रूण विज्ञान में मेढक के ब्लास्टुला का फैट मेप मुख्य रूप से क्या दर्शाता है? इन एम्ब्रियोलॉजी, व्हाट डज द फैट मेप ऑफ अ फ्रॉग ब्लास्टुला प्राइमरली इंडिकेट? ब्लास्टोमियर्स का रासायनिक संगठन, केमिकल कंपोजिशन ऑफ ब्लास्टोमियर्स, भविष्य में बनने वाले अंगों या संरचनाओं के संभावित क्षेत्र, प्रोस्पेक्टस एरियाज ऑफ फ्यूचर ऑर्गन्स और स्ट्रक्चर, केवल बाह्य त्वचा एक्टोडर्म का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एक्टोडर्म ओनली, या फिर डी निषेचन का सटीक स्थान, द एग्जैक्ट साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है। और बच्चों, यूनिट 8 के कंप्लीट नोट्स डिटेल 271 पेजेस पीडीएफ, ठीक है, लेकिन सिर्फ इंग्लिश मीडियम में। यदि आपको परचेज करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे एसएमएस कर सकते हैं। अंतिम में आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगा यदि आपको इम्पोर्टेंट लगता है। ठीक है, यदि आपने अपने नोट्स बना लिए हैं तो आप उसको ही अच्छे से पढ़िएगा। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, भविष्य में बनने वाले अंगों या संरचनाओं के संभावित क्षेत्र, प्रोस्पेक्टस एरियाज ऑफ फ्यूचर ऑर्गन्स और स्ट्रक्चर। फैट में ब्लास्टुला की सतह पर विभिन्न कोशिकाओं या क्षेत्रों के भविष्य के संभावित भाग्य को दर्शाता है कि वे आगे चलकर किस अंग या ऊतक का निर्माण करेंगे। अ फैट मैप इज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन शोइंग द प्रोस्पेक्टस फ्यूचर डेवलपमेंट और डेस्टिनेशन ऑफ वेरियस रीजन्स ऑफ द ब्लास्टुला इनटू स्पेसिफिक ऑर्गन्स और टिश्यूज। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, रेशम के कीड़ों का व्यावसायिक रूप से पालन पोषण क्या कहलाता है? द कमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज नोन एज एपीकल्चर, सेरीकल्चर, पीसीकल्चर, या फिर वीटिकल्चर। तो ये तो सभी को पता होगा। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, सेरीकल्चर। ठीक है। रेशम उत्पादन के लिए रेशम कीट जैसे बॉम्बेक्स मोराई के पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। पशुधन प्रसार अधिकारी परीक्षा के लिए ये क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण जूलॉजी का विषय है। ठीक है। सेरीकल्चर इज अ कॉमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म्स, पर्टिकुलरली बॉम्बेक्स मोरी, फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क। फिर आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, ऑपरेंट कंडीशनिंग क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जो पशु व्यवहार सीखने का एक हिस्सा है? द थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, अ पार्ट ऑफ लर्निंग बिहेवियर इन एनिमल बिहेवियर, वॉज प्रपोज बाय। अब जिसने बीएड किया होगा उसको इस जो प्रश्न है उसका उत्तर आएगा। ठीक है। इवान पावलोव ने किया था, बीएफ स्किनर ने किया था, कॉनराड लॉरेंज ने किया था, या फिर निको टिनबर्गेन ने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बीएफ स्किनर। ठीक है। बीएफ स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया था, जहां जीव पुरस्कार या दंड के माध्यम से व्यवहार करना सीखता है। पावलो ने क्लासिकल कंडीशनिंग दी थी। तो अगर आपसे क्लासिकल कंडीशनिंग पूछेगा तो किसने दी थी? इवान पावलोव ने। यदि आपसे पूछा जाता है ऑपरेंट कंडीशनिंग तो किसने दिया था? बीएफ स्किनर ने। ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, भविष्य में कृत्रिम गर्भाधान के लिए वीर्य को आमतौर पर किस पर संग्रहित किया जाता है? फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इन कैटल, सेमन इज टिपिकली प्रिजर्व्ड एंड स्टोर्ड इन तरल नाइट्रोजन में -196 डिग्री पर, सामान्य रेफ्रिजरेटर में 4 डिग्री सेल्सियस पर, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड में -78 डिग्री सेल्सियस पर, गुनगुने पानी में 37 डिग्री सेल्सियस पर। किस पे किया जाता है? फिर कितने बार कर लिया ये प्रश्न? तो इसको राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, तरल नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है। सांड के वीर्य को तरल नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं इसको, ठीक है, विधि द्वारा लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। इन लाइवस्टॉक मैनेजमेंट, सेमन इज क्रायो प्रिजर्व्ड लॉन्ग टर्म इन लिक्विड नाइट्रोजन एट एन अल्ट्रा लो टेम्परेचर ऑफ -196 डिग्री टू मेंटेन स्पर्म वेबिलिटी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है,
औषधीय पौधा सर्पगंधा, जिसको राउवोल्फिया सर्पेंटिना कहते हैं, मुख्य रूप से किसके उपचार के लिए उपयोग किया जाता है? द मेडिसिनल प्लांट सर्पगंधा राउवोल्फिया सर्पेंटिना इज प्राइमरली यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कम रक्तचाप, लो ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप और उच्च तनाव, हाई ब्लड प्रेशर एंड हाइपरटेंशन, मलेरिया बुखार, या फिर आपका मधुमेह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उच्च रक्तचाप और उच्च तनाव। ठीक है। आर्थिक वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत सर्पगंधा की जड़ों से रिसरपाइन नामक एल्कलॉइड प्राप्त होता है जो उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन को नियंत्रित करता है। अंडर इकोनॉमिक बॉटनी, सर्पगंधा रूट्स yield the alkaloid reserpine, which is widely used to treatment high blood pressure and mental agitation। ठीक है। फिर है आगे आपका क्वेश्चन नंबर 6। चूजे के भ्रूण चिक एम्ब्रियो के 72 घंटे के विकास के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य घटना देखी जा सकती है? Which of the following major events can be observed during the 72 hours of development in a chick embryo? क्या देखी जाती है फिर? केवल प्राइमोडर्मियल जम्प कोशिकाओं का बनना, फॉर्मेशन ऑफ ओनली प्राइमोडियल जम्प सेल्स, 3 मस्तिष्क पुटिकाओं का 5 में विभाजन और कपालीय तंत्रिकाओं का दिखना, डिवीजन ऑफ 3 ब्रेन वेसिकल्स इनटू 5 एंड अपीयरेंस ऑफ क्रेनियल नर्व्स, केवल बाह्य पंखों का पूर्ण विकास, कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ एक्सटर्नल फीदर्स ओनली, हृदय धड़कन का पहली बार शुरू होना। क्या होता है फिर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिवीजन ऑफ 3 ब्रेन वेसिकल्स इनटू 5 एंड अपीयरेंस ऑफ क्रेनियल नर्व्स। 72 घंटे के चूजे के भ्रूण में मस्तिष्क अग्र, मध्य और पश्च भागों से विभाजित होकर 5 पुटिकाओं वेसिकल्स में बदल जाता है और कपालीय तंत्रिकाएं स्पष्ट होने लगती है। हृदय धड़कन लगभग 33 से 36 घंटे में शुरू हो जाती है। ठीक है। इसके जो भी इंक्यूबेशन है सारे के सारे हमने क्या किए, नोट्स में कवर किए हैं। ठीक है। एट 72 आवर्स ऑफ इंक्यूबेशन द चिक एम्ब्रियो शोज एडवांस्ड ऑर्गेनोजेनेसिस वेयर द ब्रेन डिफरेंशिएट इनटू 5 डिस्टिंक्ट वेसिकल्स and cranial nerves appear. Heartbeat starts earlier around 33 to 36 hours. क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी मछली भारत की एक इंडियन मेजर कार्प का उदाहरण है? Which of the following fishes is an example of an Indian measure carp? Cyprinus carpio, Hypothalamichthys mollutrix, लेबियोरोहिता रोहू, कटेनोलॉरिंगोडोन इडेला। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लेबियोरोहिता, जिसको हम रोहू भी कहते हैं। ठीक है। रोहू, लेबियोरोहिता, कतला और मृगल, ठीक है, मुख्य इंडियन मेजर कार्प है। बाकी विकल्प जैसे कॉमन कार्प या ग्रास कार्प चाइनीज विदेशी कार्प है। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, चमगादड़ों में प्रतिध्वनि स्थान निर्धारण इकोलोकेशन के लिए किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है? विच टाइप्स ऑफ वेव्स आर यूटिलाइज्ड बाय बैट्स फॉर इकोलोकेशन? किसका किया जाता है फिर? इंफ्रासोनिक वेव्स, रेडियो वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स या फिर माइक्रोवेव्स? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अल्ट्रासोनिक वेव्स। चमगादड़ उच्च आवृत्ति वाली पराश्रव्य अल्ट्रासोनिक तरंगे छोड़ते हैं जो वस्तुओं से टकराकर वापस आती है, जिससे वे अंधेरे में बाधाओं और शिकार का पता लगाते हैं। बैट्स एमिट हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासोनिक वेव्स दैट बाउंसेस ऑफ ऑब्स्टिकल्स और प्रे, अलाउिंग देम टू नेविगेट एंड हंट इन टोटल डार्कनेस। क्वेश्चन नंबर 9, टोटीपोटेंसी पूर्ण सशक्तता से क्या तात्पर्य? व्हाट डज टोटीपोटेंसी रेफर्स टू? एक परिपक्व कोशिकाओं की केवल एक विशिष्ट ऊतक बनाने की क्षमता, एबिलिटी ऑफ अ मैच्योर सेल टू फॉर्म ओनली वन स्पेसिफिक टिश्यू, किसी कोशिका की मृत्यु हो जाने की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ सेल डेथ, एक अकेली कोशिका की विभाजित होकर जीव की सभी विभिन्न कोशिकाओं को विकसित करने की क्षमता,
The ability of a single cell to divide and produce all the differentiated cells in an organism, या फिर डी केवल पौधों में फल बनने की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ फ्रूट फॉर्मेशन ओनली इन प्लांट्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द एबिलिटी ऑफ सिंगल सेल टू डिवाइड एंड प्रोड्यूस ऑल द डिफरेंशिएटेड सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म। टोटिपोटेंसी एक एकल कोशिका की वह क्षमता है जिसके द्वारा वह पूरा नया जीव या किसी प्रकार की कोशिका अंग विकसित कर सकती है, जैसे युग्मनज या फिर जाइगोट। ठीक है, टोटिपोटेंसी इज द जेनेटिक पोटेंशियल ऑफ अ सिंगल सेल टू रीजनरेट इनटू अ कंप्लीट फुली फंक्शनल ऑर्गेनिज्म और एनी सेल टाइप। क्वेश्चन नंबर 10, कीटों के नियंत्रण के लिए प्रयुक्त होने वाली एकीकृत कीट प्रबंधन आईपीएम का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट आईपीएम यूज्ड फॉर पेस्ट कंट्रोल? पहला है रसायनों के अत्यधिक उपयोग द्वारा कीटों को पूरी तरह से विलुप्त करना, कंप्लीट इरेडिकेशन ऑफ पेस्ट यूजिंग हैवी केमिकल्स। बी है कीटों की आबादी को आर्थिक क्षति स्तर से नीचे रखने के लिए केवल सांस्कृतिक और रासायनिक तरीकों का संतुलित उपयोग, बैलेंस्ड यूज ऑफ बायोलॉजिकल, कल्चरल एंड केमिकल मेथड टू कीप पेस्ट पॉपुलेशन बिलो इकोनॉमिक इंजरी लेवल। सी है केवल जैविक नियंत्रण का उपयोग करना और रसायनों को पूरी तरह से प्रतिबंधित करना, यूजिंग ओनली बायोलॉजिकल कंट्रोल एंड कंप्लीटली बैनिंग केमिकल्स। या फिर ऑप्शन नंबर डी है फसलों की बुवाई पूरी तरह से बंद कर देना, टू कंप्लीटली स्टॉप सोइंग क्रॉप्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बैलेंस यूज ऑफ बायोलॉजिकल, कल्चरल एंड केमिकल मेथड्स टू कीप पेस्ट पॉपुलेशन बिलो इकोनॉमिक इंजरी लेवल। आईपीएम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना कीटों की संख्या को एक सीमा इकोनॉमिक इंजरी लेवल से नीचे रखने के लिए सभी उपलब्ध प्रबंधन तकनीकों का एक साथ समझदारी से उपयोग करता है। आईपीएम इज एन इको फ्रेंडली अप्रोच दैट कंबाइंस वेरियस कंपैटिबल प्रैक्टिसेस, बायोलॉजिकल, मैकेनिकल, केमिकल टू मैनेज पेस्ट पॉपुलेशन बिलो डैमेजिंग लेवल्स रादर देन ट्राई टू एरेडिकेट दैम कंप्लीटली। क्वेश्चन नंबर 11 है, मुर्गियों की निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल मुख्य रूप से अपनी लड़ाकू प्रकृति और खेल कुक्कुट क्रीड़ा के लिए प्रसिद्ध है? विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्ट्री ब्रीड्स इज फेमस फॉर इट्स फाइटिंग नेचर एंड गेम पर्पजेज? लेगहॉर्न, प्लीमाउथ रॉक, असील या फिर रोड आइलैंड रेड? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, असील। ठीक है, असील भारत की एक प्रसिद्ध स्वदेशी मुर्गी की नस्ल है जो अपने उच्च आक्रामकता, ताकत और लड़ाकू गुणों के लिए जानी जाती है। असील इज अ वेल नोन इंडाइजिनस गेम बर्ड ब्रीड ऑफ इंडिया, हाईली प्राइज्ड फॉर इट्स फाइटिंग क्वालिटीज, स्टेमिना एंड एग्रेसिव बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 12, भ्रूणीय विकास के दौरान कोशिकाओं के बड़े पैमाने पर होने वाले विस्थापन या गतियों को क्या कहा जाता है जो गैस्ट्रुलेशन के दौरान देखी जाती है? The large scale movement and rearrangement of cells during embryonic development observed in gastrulation are called समसूत्री गतियाँ, माइटोटिक मूवमेंट्स, आकारकीय गतियाँ, मॉर्फोजेनेटिक गतियाँ, अमीबीय गतियाँ या फिर अनुवर्तन गतियाँ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मॉर्फोजेनेटिक मोमेंट्स। ठीक है, मूवमेंट्स। मॉर्फोजेनेटिक गतियाँ जैसे इनवेजिनेशन, इनवॉल्यूशन, गैस्ट्रुलेशन के दौरान होती है, जिससे कोशिकाएं सही स्थान पर पहुंचकर 3 जनन स्तरों जर्म लेयर्स का निर्माण करती है। मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स इन्वॉल्व कोऑर्डिनेटेड सेल माइग्रेशंस दैट एस्टेब्लिश द प्रॉपर स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ 3 जर्म लेयर्स ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन। क्वेश्चन नंबर 13, नवजात बत्तखों या हंसों में अपने जन्म के ठीक बाद दिखने वाली पहली चलती फिरती वस्तु जैसे उनकी माँ के पीछे चलने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? द रैपिड फॉर्म ऑफ लर्निंग इन यंग बर्ड्स लाइक डकलिंग्स वेयर दे फॉलो द फर्स्ट मूविंग ऑब्जेक्ट दे सी आफ्टर हैचिंग इज कॉल्ड क्लासिकल कंडीशनिंग, आदत पड़ना, हैबिचुएशंस, इम्प्रिंटिंग, छाप छोड़ना,
या फिर आपका अंतर्दृष्टि अधिगम इनसाइट लर्निंग, तो इसको हम कहते हैं इम्प्रिंटिंग, छाप छोड़ना। ऑप्शन नंबर सी। इम्प्रिंटिंग एक जन्मजात अधिगम लर्निंग का प्रकार है जो जीवन के शुरुआती नाजुक समय क्रिटिकल पीरियड में होता है, जिसे कॉनराड लॉरेंज ने अच्छी तरह से समझाया था। इम्प्रिंटिंग इज अ स्पेशलाइज्ड टाइम sensitive type of learning in animals discovered extensively by Conrad Lorenz, where social attachment is formed rapidly with a moving figure. क्वेश्चन नंबर 14, दालें पल्सेस पौधे के किस कुल फैमिली से संबंधित है और वे मिट्टी के लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं? पल्सेस बिलोंग टू विच प्लांट फैमिली एंड वाई आर दे इम्पोर्टेंट फॉर द सॉइल? पोएसी और नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए, फैबेसी लेग्यूमिनोसी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए, सोलेनेसी पोटेशियम बढ़ाने के लिए, या फिर मालवेसी फास्फोरस छोड़ने के लिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फैबेसी, जिसको हम लेग्यूमिनेसी भी कहते हैं, और नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए। ठीक है। दालें फैबेसी लेग्यूमिनेसी कुल से आती हैं। इनकी जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है। पल्सेस बिलोंग टू द फैबेसी फैमिली। दे पोजेजेस रूट नोड्यूल्स कंटेनिंग राइजोबियम बैक्टीरिया विच फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एनहांसिंग सॉइल्स फर्टिलिटी एंड नेचुरली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मेंडल के टैडपॉल लार्वा का वयस्क मेढक में कायांतरण मेटामॉर्फोसिस मुख्य रूप से किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? द मेटामॉर्फोसिस of a frog's tadpole larva into an adult frog is primarily regulated by which hormone? इंसुलिन, थायरोक्सिन, प्रोलैक्टिन, या फिर ग्रोथ हार्मोन? किसके द्वारा होता है फिर? तो ये होता है आपका थायरोक्सिन। ठीक है। इसके भी हमारे डिटेल नोट्स है क्योंकि यूनिट 8 है और वो कंप्लीट की गई है, तो उसमें सारी चीज़ों को अच्छे से समझाया गया है। ठीक है। थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित थायरोक्सिन हार्मोन मेढक में कायांतरण शुरू करने के लिए जिम्मेदार है। पानी में आयोडीन की कमी से यह कायांतरण रुक जाता है। थायरोक्सिन प्रोड्यूस बाय द थायरॉयड ग्लैंड ट्रिगर्स एंड कंट्रोल द फिजियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग एम्फीबियन मेटामॉर्फोसिस। आयोडीन इज एसेंशियल फॉर इट्स सिंथेसिस। फिर है क्वेश्चन नंबर 16, जंतुओं में 24 घंटे की अवधि के चक्र के अनुसार चलने वाली दैनिक जैविक लय को क्या कहा जाता है? द डेली बायोलॉजिकल रिदम्स इन एनिमल दैट साइकिल ऑन रफली अ 24 आवर्स बेसिस आर टर्म्ड एज सर्केडियन रिदम दैनिक लय, लूनर रिदम चंद्र लय, एनुअल रिदम एनुअल वार्षिक जो लय होती है, या फिर टाइडल रिदम ज्वारीय लय? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सर्केडियम रिदम। सर्केडियम लय आंतरिक जैविक घड़ियों बायोलॉजिकल क्लॉक्स द्वारा नियंत्रित होती है जो दिन और रात के प्रकाश के चक्र के अनुसार शरीर के कार्यों को व्यवस्थित करती है। सर्केडियन रिदम्स आर एंडोजिनस biological processes that follow a 24-hour cycle responding primarily to light and darkness in an organism environment. क्वेश्चन नंबर 17 है, भ्रूण में असामान्य शारीरिक विकास या जन्मजात विकृतियों कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशन के उत्पन्न होने के अध्ययन को क्या कहते हैं? द स्टडी ऑफ congenital malformation and abnormal prenatal development in embryos is called genetics, teratology, gerontology या फिर taxonomy। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टेरेटोजेनेसिस। ठीक है। टेरेटोजेनेसिस बाहरी कारकों, दवाएं, वायरस, विकिरण के कारण होने वाले विकासात्मक दोषों का अध्ययन है। ऐसे हानिकारक कारकों को टेरेटोजोन कहते हैं। Teratogenesis is the process resulting in birth defects. The scientific study of these structural abnormalities during embryonic growth is called teratology. Question number 18. मधुमक्खी पालन एपीकल्चर में मधुमक्खियों द्वारा भोजन के नए स्रोतों की दिशा और दूरी बताने के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है? इन एपीकल्चर विच डांस इज परफॉर्म बाय हनी बीज टू कम्युनिकेट द डायरेक्शन एंड डिस्टेंस ऑफ
डिस्टेंट फूड सोर्सेस, राउंड डांस, गोल नृत्य, वैगल डांस, डगमगाता हुआ नृत्य, या फिर टैप डांस, या फिर जिग डांस। ये भी हमने पहले किया है। क्या कहते हैं इसको? वैगल डांस इसको कहते हैं। ठीक है। कार्ल वॉन फ्रिश ने खोजा था कि मधुमक्खियां वैगल डांस के माध्यम से 100 मीटर से अधिक दूर स्थित भोजन स्रोत की सटीक दूरी और सूर्य के सापेक्ष दिशा बताती है। कार्ल वॉन फ्रिस्क डिकोटेड दैट हनी बीज परफॉर्म द वैगल डांस टू कम्युनिकेट डिटेल्स about food sources located at a longer distance more than 100 meters. Question number 19. निषेचित अंडे में पीतक योग की मात्रा बहुत कम और समान रूप से वितरित होने पर उस अंडे को क्या कहा जाता है? जैसे मनुष्यों में an egg containing a very small amount of yolk that is evenly distributed throughout the cytoplasm is classified as microlecital, सेंट्रोलेसिथल, माइक्रोलेसिथल, या फिर आइसोलेसिथल, या फिर टीलोलेसिथल। तो इसको हम कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोलेसिथल या फिर आइसोलेसिथल। माइक्रोलेसिथल या आइसोलेसिथल अंडों में पीतक बहुत कम होता है। मनुष्यों और अन्य यूथेरियन स्तनधारियों में ऐसे अंडे पाए जाते हैं। माइक्रोलेसिथल और आइसोलेसिथल एग्स हैव नेग्लिजिबल योग डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। Human eggs and those of most sea urchins belong to this category. Question number 20. निम्नलिखित में से कौन सा कवक या कीट सिल्क वॉर्म्स रेशम कीट में प्रसिद्ध पेब्रिन रोग का कारण बनता है? Which of the following microorganism causes the notorious पेब्रिन disease in silkworms? वायरस, बैक्टीरिया, नोजेमा बोम्बिसिस नामक प्रोटोजोवन, या फिर निमेटोड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नोजेमा बोम्बिसिस नामक प्रोटोजोन। ठीक है। पेब्रिन रेशम कीटों का एक अत्यधिक संक्रामक रोग है जो नोजेमा बोम्बाइसिस नाम के माइक्रोस्पोरेडियन प्रोटोजोआ के कारण होता है। रेशम उद्योग के लिए यह एक बड़ी समस्या है। पेब्रिन इज अ फैटल डिसीज ऑफ सिल्कवॉर्म्स कॉज बाय पैरासिटिक माइक्रोस्पोरेडियन प्रोटोजोन कॉल्ड नोजेमा बोम्बाइसिस affecting all stages of the silkworm life cycle. Question number 21. प्राथमिक आयोजक प्राइमरी ऑर्गेनाइजर की अवधारणा और भ्रूणीय प्रेरण एम्ब्रियोनिक इंडक्शन की खोज के लिए किसे नोबेल पुरस्कार मिला था? Who received the Nobel Prize for discovering the concept of the primary organizer and embryonic induction? थॉमस हंट मॉर्गन, हंस स्पेमन, चार्ल्स डार्विन, या फिर जीन मार्क। किसको मिला था फिर? तो ये मिला था आपको ऑप्शन नंबर बी, हंस स्पेमन को। ठीक है। हंस स्पेमन और हिल्डे मेगॉल्ड ने न्यू वर्टिब्रेट्स के विकास में डोनर ब्लास्टोपियर लीप को ट्रांसप्लांट करके जुड़वा भ्रूण विकसित किए, जिसके लिए स्पेमन को 1935 में नोबेल मिला। ठीक है। हंस स्पेमन वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन 1935 for his discovery of the organizer effect embryonic induction along with Hilde Mangold using amphibian embryos. Question number 22. टैक्सिस व्यवहार पशु व्यवहार में काइनेसिस से किस प्रकार भिन्न है? हाउ डज टैक्सिस बिहेवियर डिफर फ्रॉम काइनेसिस इन एनिमल बिहेवियर? टैक्सिस यादृच्छिक और गैर दिशात्मक है। टैक्सिस एक उद्दीपन के लिए के प्रति एक निश्चित दिशात्मक गति है। टैक्सिस इज फिक्स्ड डायरेक्शनल मूवमेंट टुवर्ड और अवे फ्रॉम स्टिमुलस। काइनेसिस हमेशा प्रकाश की ओर होता है। काइनेसिस इज ऑलवेज टुवर्ड लाइट। दोनों में कोई अंतर नहीं है। देयर इज नो डिफरेंसेस बिटवीन देम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टैक्सिस इज फिक्स्ड डायरेक्शनल मूवमेंट टुवर्ड और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। टैक्सिस एक दिशात्मक गति है, जैसे कीट का प्रकाश की ओर जाना फोटोटैक्सिस। काइनेसिस एक गैर दिशात्मक गति है जिसमें उद्दीपन की तीव्रता के साथ केवल गतिविधि की गति बदलती है। टैक्सिस इज अ डायरेक्टेड मूवमेंट टूवर्ड पॉजिटिव और अवे फ्रॉम निगेटिव और स्टिमुलस। काइनेसिस इज एन अनडायरेक्टेड रैंडम चेंज इन स्पीड और टर्निंग रेट इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। क्वेश्चन नंबर 23. देवदार और चीड़ के पेड़ जो उत्तराखंड के जंगलों में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, मुख्य रूप से किस श्रेणी के व्यवसाय
व्यावसायिक लकड़ी स्रोत है। देवदार एंड पाइन्स trees found abundantly in Uttarakhand forest are primarily commercial timber sources under which category? Hardwood कठोर लकड़ी, softwood कोमल लकड़ी, घास वर्ग ग्रास फैमिली, झाड़ियाँ shrubs। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सॉफ्टवुड कोमल लकड़ी। जिम्नोस्पर्म शंकुधारी जैसे देवदार चीड़ आदि को सॉफ्टवुड श्रेणी में रखा जाता है। इनका उपयोग कागज की लुगदी, माचिस की तिल्ली और इमारती लकड़ी में किया जाता है। जिम्नोस्पर्म कॉनिफेरस trees like deodar and pine yield softwood which is heavily utilized commercial for construction, resin extraction and paper pulp। क्वेश्चन नंबर 24, ड्रोसोफिला फल मक्खी के भ्रूणीय विकास में शरीर के अक्ष निर्धारण बॉडी एक्सिस डिटर्मिनेशन के लिए कौन से जीन मुख्य रूप से जिम्मेदार होते हैं? इन द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ ड्रोसोफिला विच जीन्स आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफाइंग बॉडी सेगमेंट्स अलॉन्ग द इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस? केवल संरचनात्मक जीन, ओनली स्ट्रक्चरल जीन्स, होम्योटिक हॉक्स जीन और मात्र प्रभाव जीन, प्रकाश संश्लेषक जीन फोटोसिंथेटिक जीन्स, या फिर हीमोग्लोबिन जीन्स? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होम्योटिक हॉक्स जीन्स और मात्र प्रभाव जीन। ड्रोसोफिला में आनुवंशिक विकास के दौरान मैटरनल जीन जैसे बाइकॉइड और हॉक्स जीन शरीर के आगे और पीछे के हिस्सों के पैटर्न और अंगों की स्थिति तय करते हैं। होम्योटिक genes and maternal effect genes regulate differential genes expression patterns that dictate segments identity and body axis in Drosophila। क्वेश्चन नंबर 25, मनुष्यों और गायों में पाया जाने वाले उस अंग का नाम क्या है जो भ्रूण को गर्भाशय की दीवार से जोड़ता है और पोषण प्रदान करता है? What is the name of the organ in humans and cows that connect the developing fetus to the uterine wall for nutrition exchange? एमनियन, जरायु अपरा प्लेसेंटा, योक योक सेग, या फिर एलेंटोइस? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जरायु, जिसे हम अपरा या फिर प्लेसेंटा भी कहते हैं। स्तनधारियों में एक अस्थायी अंग है जो माता और भ्रूण के बीच पोषक तत्वों, गैसों और अपशिष्ट पदार्थों के आदान प्रदान में मदद करता है। The placenta is a specialized organ development during pregnancy in mammals to facilitate nutrition's uptake, waste elimination, and gas exchange via the mother's blood supply। क्वेश्चन नंबर 26, गाय की कौन सी स्वदेशी नस्ल को भारत में दुधारू नस्ल मिल्च ब्रीड नाम माना जाता है जो अपनी उच्च दुग्ध उत्पादकता के लिए प्रसिद्ध है? विच इंडाइजिनस काउ ब्रीड इज कंसिडर अ प्रीमियर मिल्च ब्रीड इन इंडिया फेमस फॉर हाई मिल्क यील्ड? मालवी, साहिवाल, अमृत महल, या फिर नागौरी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी साहिवाल। ठीक है, साहिवाल, गिर और रेड सिंधी भारत की प्रमुख दुधारू नस्लें हैं। नागौरी और अमृत महल भारवाही ड्राफ्ट नस्लें हैं जो खेती के काम आती हैं। साहिवाल इज वन ऑफ द बेस्ट इंडाइजिनस मिल्च कैटल ब्रीड्स ऑफ इंडिया। ब्रीड्स लाइक नागौरी एंड अमृत महल आर ड्राफ्ट ब्रीड्स यूज्ड प्राइमरली फॉर हार्ड वर्क एंड पुलिंग लोड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, रासायनिक रूप से मसालों का राजा कहे जाने वाले काली मिर्च, देखो काली मिर्च को मसालों का राजा कहा जाता है, तो रानी किसको कहेंगे बताइए? रानी कहा जाता है इलायची को। ठीक है, क्या तीखे स्वाद का क्या कारण है? केमिकली व्हाट एक्टिव कंपाउंड्स गिव्स ब्लैक पेपर द किंग ऑफ स्पाइसेस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स पंजेंट टेस्ट? करक्यूमिन, पाइपरिन, कैप्साइसिन, या फिर यूजेनॉल? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पाइपरिन। ठीक है, आर्थिक वनस्पति विज्ञान के अनुसार काली मिर्च पाइपन निग्रम में पाइपरिन नाम का एल्कलॉइड होता है जिससे तीखापन मिलता है। हल्दी में करक्यूमिन और मिर्च में कैप्साइन होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ब्लैक पेपर कंटेन्स द एल्कलॉइड पाइपरिन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स डिस्टिंक्ट बिटिंग पंजेंसी। करक्यूमिन बिलोंग्स टू टर्मरिक एंड कैप्सिसिन टू चिली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, नर पक्षियों जैसे कोयल या गौरैया द्वारा गाए जाने वाले बर्ड सॉन्ग्स का मुख्य कार्य क्या होता है?
व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ बर्ड सॉन्ग संग बाय मेल बर्ड्स ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन? केवल अन्य प्रजातियों को डराना, ओनली टू स्केयर अवे अदर एनिमल स्पीसीज, अपना क्षेत्र निर्धारित करना और मादा को आकर्षित करना, टू डिफेंड टेरिटरी एंड अट्रैक्ट पोटेंशियल फीमेल मेट्स, उड़ने की गति बढ़ाना, टू इंक्रीज फ्लाइंग स्पीड, शरीर के तापमान को बनाए रखना, टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टू डिफेंड टेरिटरी एंड अट्रैक्ट पोटेंशियल फीमेल मेट्स। जंतु व्यवहार एनिमल बिहेवियर के संचार खंड के तहत पक्षियों के गीत मुख्य रूप से प्रजनन काल में अपने क्षेत्र की रक्षा करने और विपरीत लिंग मादा को रिझाने का कार्य करते हैं। इन ऑडिटरी कम्युनिकेशन, बर्ड सॉन्ग सर्व्स अ वाइटल बिहेवियर सिग्नल्स aimed at stabilizing territory boundaries against rival males and courting female mates. क्वेश्चन नंबर 29, जलीय कृषि फिशरीज में प्रेरित प्रजनन इंड्यूस ब्रीडिंग के लिए मछलियों में किस ग्रंथि के अर्क एक्सट्रैक्ट को इंजेक्ट किया जाता है? इन एक्वाकल्चर द एक्सट्रैक्ट ऑफ विच ग्लैंड इज ट्रेडिशनली इंजेक्टेड इनटू फिशेस टू अचीव इंड्यूस्ड ब्रीडिंग? थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि एड्रिनल ग्लैंड, या फिर अग्नाशय पेनक्रियाज? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, मछलियों के प्रेरित प्रजनन हाइपोफिसेशन में पिट्यूटरी ग्रंथि का अर्क या सिंथेटिक हार्मोन जैसे ओवाप्रिम इंजेक्ट किया जाता है, जिससे मछलियां नियंत्रित वातावरण में अंडे देती हैं। हाइपोफिसेशन इन्वॉल्व्स इंजेक्टिंग पिट्यूटरी ग्लैंड एक्सट्रैक्ट कंटेनिंग gonadotropins into mature fishes to stimulate ovulation and softening in captivity. अंतिम प्रश्न है, गैस्ट्रुलेशन के दौरान बनने वाली नई आंतरिक गुहा कैविटी को क्या कहते हैं, जो बाद में जाकर आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल का निर्माण करती हैं? What is the name of primitive embryonic gut cavity formed during gastrulation that later develops into the digestive tract? ब्लास्टोसिल, आर्केंट्रॉन, सिलोम या फिर स्यूडोसिलोम? तो इसको हम कहते हैं आर्केंट्रॉन। ठीक है, गैस्ट्रुलेशन प्रक्रिया के दौरान इनवेजिनेशन से जो गुहा बनती है उसे आर्केंट्रॉन आध्यन आंत्र कहते हैं। ब्लास्टुला की गुहा को ब्लास्टोसिल कहा जाता है। द आर्केंट्रॉन ऑल्सो नोन एज द प्रिमिटिव गट फॉर्म्स ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन एंड रिप्लेसेस द ब्लास्टोसिल, अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्मिंग इनटू द एनिमल्स डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे यूनिट 8 के टॉप 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, अपना स्कोर भी बताइए, साथ में वीडियो को लाइक करें और बीजे एजुकेशन के चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और ये जो PDF है आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, आप उसके लिए जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और पार्ट ए के कंप्लीट नोट्स इंग्लिश मीडियम में और 10 प्रैक्टिस सेट बोथ लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, और साथ ही साथ यूनिट 8 इंग्लिश मीडियम में उसके भी कंप्लीट नोट्स आपके अवेलेबल है। ठीक है, तो इसको परचेज करने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पे SMS कर सकते हैं, वहाँ से आप पे जब करोगे उसके अमाउंट को तो उसके बाद आपको इसके नोट्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।